बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत बिंदु आवेशों की निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्ययन किया था तथा सतत आवेश वितरण के बारे में भी जानकारी की थी कि सतत आवेश वितरण में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस प्रकार कार्य करती हैं। इस संबंध में गॉस ने एक प्रमेय प्रस्तुत की है। इस अध्याय में हम गॉस की प्रमेय तथा कुछ विशेष सममित सतत आवेश वितरणों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में जो गॉस की थ्योरम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत सहायक है और बहुत इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। गॉस की थ्योरम की बात करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर की बात करेंगे, तभी आप गॉस की थ्योरम को इजीली समझ पाएंगे। बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया वेक्टर की। क्षेत्रफल सदिश क्या है? अभी तक आप क्षेत्रफल को अदिश राशि मान रहे थे और अब आप 12th क्लास में हैं और अब आपको देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि की तरह कैसे कार्य करता है। बच्चों, ये एक 2D डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं, ये एक मैंने 2D में एक वर्ग बनाया है जिसकी सारी भुजाएं ए हैं, ABCD, और इसकी चारों साइड जो इक्वल हैं ए दे रखी है। यदि हम किसी 10th क्लास तक के स्टूडेंट से पूछें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ तो क्या बता देगा? वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग होता है, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यदि 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछा जाए तो आपको इसका क्षेत्रफल किस प्रकार बताना चाहिए? इसका जो एरिया होगा वो इसकी दोनों साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। और इसमें जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यानी कि इनके बीच में एक एंगल काम करेगा, वो है, यदि हम इसको सॉल्व करें, AB क्रॉस BC साइन 90 डिग्री, A इंटू ए साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। और बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये x और y में बना है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है बाहर की तरफ। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो फिर z एक्सिस की तरफ होगी, ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ k कैप हम लिखेंगे। इसकी डायरेक्शन अब आपको पता चल गई कि k कैप की डायरेक्शन में है। बच्चों, इसकी डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ भी हो सकती है और ये उस क्षेत्रफल में 2D है, क्योंकि तो ये एक ओपन सरफेस है, तो इसमें डायरेक्शन जो है वो आप देखेंगे, जैसे ये सरफेस है तो इसके ऊपर की तरफ भी हो सकती है और इसके नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको ए स्क्वायर माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। दोनों ही इसके आंसर सही रहेंगे। बस डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, इससे आपको पता चला डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ भी हो सकता है। बच्चों, इसका हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एक ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी 2D ही डायग्राम है, 2 डायमेंशनल है। इसमें आपको 2 साइड्स दिखाई दे रही हैं, लेंथ और ब्रेथ, ये अलग अलग हैं, A और B एक रेक्टेंगल है। इसका हमको एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको डायग्राम एरिया फार्मूला जो है मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि AB क्रॉस BC, यानी कि AB इंटू BC साइन 90 डिग्री होता है, या जो भी उसका एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए AB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ हो गया AB। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हम मेन डायरेक्शन की बात करने के लिए इसको निकाल रहे हैं। डायरेक्शन देखिए, इस सरफेस से ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये भी एक ओपन सरफेस है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, देखिए एक ऊपर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हम इसको लिख सकते हैं, और एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ
होगी, यानी कि एक्स और जेड एक्सिस पे क्योंकि ये बना हुआ था तो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ हमें इसकी एक दिशा मिलेगी और इसकी दिशा एक नीचे की तरफ भी हो सकती है, यानी कि इसका एरिया ए बी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये एक्स की उसमें आई कैप लेते हैं, यहाँ पर जे कैप और के कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जे कैप प्लस में, और हम इसको यदि हम इसका नीचे का वेक्टर लेते हैं तो ए बी माइनस जे कैप हो जाएगा। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये जो ओपन सरफेस होते हैं इसमें दोनों सरफेस में परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ हम इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि ए बी जे कैप और ए बी माइनस जे कैप हुआ। ये थर्ड एग्जाम्पल में हमने 2D में ही एक सर्किल लिया है और इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सिंपली पहले जो है एरिया का जो फॉर्मूला था फॉर्मूला वही लगता है, बस उसके बाद हम उसमें डायरेक्शन और ऐड कर देते हैं तो वो सदिश की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ देखिए एरिया हम इसका निकालेंगे तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल हो गया। अब आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस ये आई की डायरेक्शन में है, ये जे की डायरेक्शन में है, ये के की। तो यहाँ देखिए ये जो सर्किल है इसमें परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं हम एक सरफेस के नीचे की तरफ। ये 2D है तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों के काउंट होंगे, तो यहाँ पर जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा के कैप, और हम इसको पाई आर स्क्वायर डायरेक्शन माइनस के कैप भी दे सकते हैं। तो बच्चों इस तरह आपको समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर में अभी हमने 2D की बात करी, 2D सरफेस में जो कि ओपन सरफेस रहता है, खुला रहता है ऊपर नीचे से, तो उसमें बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन उसकी जो करेक्ट रहती हैं। बस जो वेक्टर लेना है आपको वो परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ होगा सरफेस से, जो सरफेस है हमारा उसमें ऊपर और नीचे की तरफ इसको लेंगे। अब हम बात करते हैं 3D सरफेसेस की। 3D सरफेस में क्यूब हमने यहाँ लिया है और आप देख रहे हैं कि इस क्यूब के एक सरफेस ये है, एक यहाँ पर सरफेस जो है ये है, एक ये सरफेस है, कि एक आगे वाला और एक सबसे पीछे वाला जो सरफेस है। बच्चों ये क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस होते हैं 3D सरफेस, तो इसमें जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी एक ही दिशा होती है, ओनली आउटवर्ड बाहर की ओर और नॉर्मल की डायरेक्शन में। जैसे इस सरफेस पे इधर, इस पे भी ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे, और ये इसी तरह इसमें आगे की तरफ और उस वाले सरफेस में पीछे की तरफ। ऐसे अभी सिलेंडर में देखें तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, एरिया वेक्टर यहाँ शो हो रहा है, ये इधर शो हो रहा है। और ये जो कर्व सरफेस है, ये जो राउंड वाला है, इसमें भी एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से हमें मिल जाएंगे दोनों डायरेक्शन से। अब यदि हम बात करें स्फेयर की, सर्किल की, बच्चों हम बात करें स्फेयर वाले में, तो ये देखिए मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया है और इसमें इसका डायमीटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। यहाँ पर जब एरिया वेक्टर होगा तो वो रेडियस की ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये है इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ए। अब हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी, ये है जैसे इसकी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में ही होगा ये। फिर इसी तरह हम देखें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी हमको इधर बाहर की तरफ ही होगा और इसमें भी बाहर की ओर। ऐसे हम कहीं पे भी छोटा छोटा एरिया लेंगे तो हम कहीं पे भी देखेंगे तो ये एरिया डायरेक्शन त्रिज्या की ही दिशा में बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 3D डायरेक्शन और 2D डायरेक्शन में एरिया वेक्टर किस प्रकार से लिए जाते हैं। 2D में दोनों डायरेक्शन में होंगे और 3D में एक डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध
वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं उससे होकर गुजर रही हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कि इसमें सफिक्स में एक ई लगा देंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ किया है, और इसमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ देखो, जो पास नहीं हो रही है उनको छोड़ दो, जो पास इसमें से सरफेस में से होकर जा रही हैं, काल्पनिक माने हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें से होकर इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब दूसरा एक पृष्ठ और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखो इसमें से होकर कितनी पृष्ठ से होकर कितनी जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, 1 2 3, यानी कि इसमें से इसका फ्लक्स कितना हो गया, 3। ये दोनों ही, अब देखिए यदि इसका एरिया ज़्यादा होता तो ज़्यादा इसमें से बल रेखाएं पास हो पाती, और इसका एरिया कम होगा तो कम पास हो पाएंगी। और दूसरा ये किस पे इफ़ेक्ट करेगी, ये इफ़ेक्ट करेगी जो हमारी बल रेखाएं हैं उनकी प्रबलता पे, यानी कि उनकी डेंसिटी पर। जितनी पास पास होंगी ये बल रेखाएं उतना ही हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने एरिया सेम लिया है, दोनों पृष्ठ का एरिया यहाँ पर सेम है। देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तित है, डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ चेंज कर दी है। यहाँ देखिए दूर दूर हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको बताया था ना कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये क्या है, वीक है, दूर दूर है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी। तो यहाँ पर देखिए एरिया सेम है दोनों का, एरिया दोनों का यहाँ पर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यानी कि फाई डिपेंड कर रहा है यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी पर। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी कि प्रबलता जितनी अधिक होगी, स्ट्रॉन्ग जितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई का मान भी उतना ही अधिक होगा। बच्चों अब यहाँ देखिए आप कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, लेकिन यहाँ एरिया जो है वो दोनों का क्या हो गया है, डिफरेंस है। यानी देखिए यहाँ सरफेस छोटा है और इस काल्पनिक वक्र का सरफेस जो है वो क्या है, बड़ा है। यानी कि अब आप यहाँ देखिए पहले वाले में फाई जो है वो कितना होगा, यहाँ 2 ही लाइन जो है पास कर रही हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 लाइन, यानी कि इसका वैद्युत फ्लक्स कम होगा, और बड़े वाले A2 का वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी सेम है, लेकिन एरिया जो है चेंज कर दिया हमने, तो हमने देखा कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, फाई ई और ए दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दोनों ही इक्वेशन से मिलाकर हमारा फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ देखिए एक ये डायग्राम है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पर हमको देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आया। ई वेक्टर के देखिए 2 कंपोनेंट हो गए, एक ये ई साइन थीटा और दूसरा ए वेक्टर के अलॉन्ग ई कॉस थीटा। तो बच्चों हमको ई का जो कंपोनेंट है उसको वही लेना है जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग हो, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हमारा काउंट नहीं होगा, हमारा सिर्फ यही वाला काउंट होगा, क्योंकि यही जो है हमारा एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, तो
इसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ मिल गया। तो अब हम इसको फाई की वैल्यू ई ए कॉस थीटा, आप इधर से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार फाई की वैल्यू आई। इससे सरफेस कुछ इस तरह हो, तब देखिए यहाँ ई और ए के बीच में थीटा एंगल है, तब भी हमें ई के दो कंपोनेंट्स मिले, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तभी हम ई साइन थीटा को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि ए वेक्टर के अलोंग है, ई कॉस थीटा, वही काउंट होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ गया फाई इजिकल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी वैद्युत फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा। बच्चों फाई का जो यूनिट होता है, देखिए फाई इजिकल्स टू ई ए कॉस थीटा से हम इसका यूनिट निकालते हैं। ई का यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार फाई का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। विमीय सूत्र, बच्चों इसका विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र होगा। ई का विमीय सूत्र, ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, और क्यू को हम केवल लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो हम एफ का यहाँ पे विमीय सूत्र लिखें एम एल टी माइनस टू अपॉन आई टी से ए इंटू टी हो गया, इंटू ए का विमीय सूत्र एल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आ जाएगा एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये है वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो हमने आज वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विमीय सूत्र, उसका यूनिट, ये सब आपको बताया। वैद्युत फ्लक्स किस किस पर निर्भर करता है, इस पर भी हमने बात की। बच्चों अब हम अगला टॉपिक लेंगे गॉस का नियम। इससे पहले आप इसको अच्छे से अपना वैद्युत फ्लक्स को तैयार कर लें, फिर हम पढ़ेंगे गॉस का नियम।